नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। अगर आप बीए एमए के छात्र हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आपके सिलेबस में मध्यकालीन इतिहास है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। सभी के लिए सामान्य रूप से उपयोगी रहेगा। हम लोग यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, चाहे गुलाम वंश की बात करें, तुगलक वंश की बात करें, या फिर आगे चल कर के हम मुग़ल काल पढ़ेंगे, उसमें अकबर या बाबर, हुमायूं की बात करें। विस्तृत चर्चा करेंगे। ओके, तो आज से शुरुआत कर रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग को शेयर करना है अपने दोस्तों में। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। देखिए, जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते तो वहाँ भी आपको पढ़ाया जाता है कि भाई प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। उसमें आप तमाम तरह के साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं और पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी पढ़नी है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत यहाँ पर भी हम लोग को पहले पढ़ लेना है कि भाई मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। ओके, तो ये जो पहला चैप्टर है हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे, लेकिन पढ़ना तो है ना, ज़रूरी है। शुरुआत करना है तो शुरू से करना है। ओके, तो बिल्कुल भी आपको भागना नहीं है, वीडियो को आराम से देखना है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको वो पीडीएफ दूंगा। देखिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जो नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगर मान लीजिए एक ही वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर कोई चैप्टर 3-4 पार्टों में आता है तो जो लास्ट पार्ट होगा उसमें आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा। ओके, बहुत ही खूबसूरत नोट्स बनाया है मैंने आप सभी के लिए। ये देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत या फिर मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत। ओके, बेसिकली हम यहाँ पर भारतीय इतिहास की बात करेंगे। चैप्टर 1 है हमारा। देखिए, जब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों की बात करते हैं तो बेसिकली 2 ही स्रोत होते हैं। जैसे प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। तो यहाँ पर भी वही स्रोत हैं। ओके, पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, पुरातात्विक स्रोत होता है जैसे सिक्के मिल गए, स्मारक मिल गया, आपको कोई इमारत भवन मिल गई, ओके, मुद्राएं मिल गई, तो पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब पुस्तकें, रचनाएं, ग्रंथ, फरमान, आदेश, ओके, कोई पत्र मिल गया, तो सारे साहित्यिक स्रोत होते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने इसको आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोतों की। तो यहाँ पर आप देखिए, साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत है। अब हम साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में हमें कुछ भारतीय स्रोत मिल जाते हैं। भारतीय स्रोत मतलब कुछ भारतीयों ने भी कुछ पुस्तकों की रचना की है। यहाँ के जो मुस्लिम विद्वान थे या लेखक थे, उन्होंने मध्यकालीन इतिहास के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी, तो उनसे हमें जानकारी मिलती है। विदेशी स्रोत मिलते हैं। विदेशी स्रोत जैसे बहुत सारे विदेशी यात्री आए तो उन्होंने अपने संस्मरण लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखे, तो उसमें भी भारत का वर्णन किया गया है। ओके, तो उससे भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं शाही फरमान व पत्र। मध्यकालीन भारतीय सुल्तानों ने, भारतीय सुल्तान कहें क्योंकि उन्होंने भारत पर शासन किया, तो मध्यकालीन के जो सुल्तान थे उन्होंने तमाम प्रकार के आदेश जारी किए जिनको फरमान कहा गया। अधिकारियों को अपने पत्र लिखे, विदेशी राजाओं को पत्र लिखे, तो उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो ये सारे साहित्यिक स्रोत हैं। अभी हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। फिर यहाँ है पुरातात्विक स्रोत। तो मैंने कहा पुरातात्विक स्रोत में जैसे इमारत, स्मारक, भवन, कोई टूटा फूटा मस्जिद, मंदिर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ओके, सिक्के मुद्राएं मिलते हैं, तो इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। सिक्के मुद्राओं पर विभिन्न तरह की डिज़ाइन बनी होती है। तो
अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको कि उस समय के सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में काफ़ी जानकारी हमें सिक्कों से भी प्राप्त होती है, व्यापार के बारे में प्राप्त होती है जानकारी। अभिलेखों के माध्यम मतलब कुछ ऐसे पत्थर होते हैं ना जिस पर कोई चीज़ लिखा रहता है तो उसको अभिलेख बोलते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कोई पत्थर है, कोई तांबे का प्लेट है, कोई शिलालेख है, उस पर कोई चीज़ लिखी हुई मिल गई तो उसको बोला गया है अभिलेख। ओके, तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, कई पुस्तकों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ाऊँगा। तो डिटेल से आपको पढ़ना, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका आपको PDF मिल ही जाएगा, और आप चाहें तो कॉपी में अपने लिख भी सकते हैं, लेकिन PDF आपको फिर भी मिल जाएगा। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं सबसे पहले। ओके, क्योंकि साहित्यिक स्रोत में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, इसमें कई पुस्तकें हैं और नाम एक जैसे मिलेंगे आपको। ओके, तो इसको 2-3 बार आपको पढ़ना है तभी आपको याद होगा, याद करना है इसको। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं कि आपको समझने वाली चीज़ है, इसमें बस आपको याद ही करना है। लेखक और उनके पुस्तक हैं यहाँ पर देखिए, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सबको बता दूंगा। हालांकि ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ सकते हैं। साहित्यिक स्रोत सबसे पहली इसमें जो किताब है या पहला ग्रंथ है किताब उल हिंद। देखिए, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग में या फिर कहीं कोई शब्द थोड़ा सा गलत लिख जाए, मिस्टेक हो जाए तो टाइपिंग में हो सकता है। हालांकि मैंने देखा है कहीं गलत ना हो, फिर भी हो सकता है। किताब उल हिंद, इसकी रचना अबू रेहान अल-बरूनी ने की है। किसने की है? अबू रेहान अल-बरूनी ने की थी। तो इसका रचनाकार अबू रेहान अल-बरूनी था। मैं 2-3 बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए, रट जाए। आपको इसको रटना ही है। इसमें सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित बहुमूल्य तथ्य हैं। ओके, मतलब भारत के सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है किताबुल हिंद में, और इसकी रचना अबू रेहान अल-बरूनी ने की है। बस इतना, ज़्यादा आपको इसमें कुछ पढ़ना नहीं। इसमें कई पुस्तकें हैं और उनके रचनाकार हैं, बस यही चीज़। एक पुस्तक है फतहनामा, इसको चचनामा भी बोलते हैं। देखिए, चचनामा। ओके, फतहनामा को चचनामा भी बोलते हैं। इसकी रचना अली कूफ़ी ने 1226 ईस्वी में फ़ारसी भाषा में की है। अब आप कहेंगे सर हमने तो देखा था कि इसकी रचना किसी दूसरे ने की है। तो देखिए, इसकी रचना के विषय में 3-4 लेखकों का नाम आता है, क्योंकि ये चचनामा जो है ये विवादास्पद ग्रंथ है। इसका जो लेखक है वो अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि कौन है। मतलब कोई विद्वान मानता है कि भाई इसका लेखक कोई और है, कोई किसी और को मानता है, तो इस पर विवाद है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे विवाद रहते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको एक लेखक का नाम बता दिया है कि चचनामा का लेखक अली कूफ़ी है, लेकिन आप इसको एकदम राइट मत मान के चलिए, क्योंकि हो सकता है जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हो उसमें दूसरा लिखा हो। तो मैंने बताया ये जो पुस्तक है इसमें राइटर के संबंध में थोड़ी सी अनिश्चितता है। ओके, चचनामा को लेकर के या फिर फतेहनामा को लेकर के। 1226 में ऐसा कहा जाता है अली कूफ़ी ने फ़ारसी में लिखी। हाँ, लेकिन ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। चचनामा अरबों की सिंध विजय से संबंधित है, यानी अरबों ने सिंध पर कैसे विजय प्राप्त की, कब प्राप्त की, इसकी जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछेगा कि भाई अरबों के आक्रमण के विषय में जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो चचनामा से मिलती है, या फिर आप इसका दूसरा नाम जानिए फतहनामा। यही एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके जो रचनाकार हैं, जो इसके लेखक हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं निश्चित है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। तो आपको ज़्यादा इसके रचनाकार के बारे में नहीं जानना है, ये जानना है कि अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें फतहनामा या चचनामा से मिलती है। अब एक पुस्तक और ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, राजतरंगिणी। ओके, तो राजतरंगिणी कलहड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ, यानी किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है, और इसको लिखा किसने है? कलहड़ ने। ओके, राजतरंगिणी एक पुस्तक का नाम है जिसको लिखा है कलहड़ ने, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। मतलब इसमें राजाओं के कार्यकाल के बारे में ज़्यादातर वर्णन किया गया है। देखिए, राज का मतलब क्या होता है? राजा, और तरंगिणी का मतलब होता है नदी, तो यानी राजाओं की नदी। अब नदी हमेशा क्या रहती है? प्रवाहमान रहती है, यानी कि चलती रहती, बहती रहती है। तो इसलिए इसका अर्थ लगाया जाता है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह, यानी समय काल आप कह सकते हैं। ओके, और यह कविता के रूप में है, मतलब थोड़े आप इसको एक कविता की तरह पढ़ सकते हैं राजतरंगिणी को। ओके,
इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। अब ये जो क्वेश्चन बनता है इसमें वो यहाँ से बनता है, कश्मीर का इतिहास। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, ये क्वेश्चन आप उठा करके देख लीजिए, कई बार पूछा गया है। ओके, कई बार पूछा गया। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी हमें राजतरंगड़ी से मिलती है, जिसको लिखा है कल्हड़ ने संस्कृत भाषा में। इतना आपको याद रखना, बाकी ये सारी चीज़ें तो मैंने वैसे ऐड कर दी हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। अगली जो किताब है यह है ताज उल नासिर। किताब का नाम देखिए, अब यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न होंगे, ओके, क्योंकि किताबों का नाम, लेखक का नाम एक जैसा रहेगा लगभग। ताज उल नासिर, इस ग्रंथ की रचना हसन निजामी ने की थी, जो दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी इतिहासकार था। दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी इतिहासकार ताज उल नासिर का लेखक हसन निजामी था। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि ताज उल नासिर का लेखक कौन था, हसन निजामी, और ये हसन निजामी दिल्ली का पहला सरकारी इतिहासकार था, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी इतिहासकार था। ताज उल नासिर, ये देखिए यहाँ मासिर लिख गया है तो ये आप समझ सकते हैं, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ताज उल नासिर का तात्पर्य है शिखर वीरता कार्य, शिखर वीरता कार्य, ये ताज उल नासिर का अर्थ है। ओके, जैसे ताज उल नासिर फारसी या उर्दू जिसमें भी लिखी गई हो। ओके, तो इसका अर्थ होता है शिखर वीरता कार्य। फिर यहाँ एक किताब है तबकात ए नासरी, इसकी रचना मिनहाज सिराज ने की थी। किसने? मिनहाज सिराज ने। ये भी पुस्तक अक्सर पूछ ली जाती है। ओके, तो तबकात ए नासरी, इसकी रचना मिनहाज सिराज ने की थी। इस ग्रंथ में 23 तबके हैं, तबके को कहते हैं अध्याय, यानी इस ग्रंथ में 23 अध्याय हैं। यह ग्रंथ नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। इस ग्रंथ में आदम से लेकर 1259 तक का इतिहास। अब इसको थोड़ा सा समझने की बात है कि नसरुद्दीन महमूद कौन था, तो ये गुलाम वंश का एक शासक था। ओके, इसी के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बनता है? बलबन बन जाता है। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा डिटेल में। तो ये मान के चलिए कि ये जो नसरुद्दीन था ये गुलाम वंश का एक शासक था, हालांकि कमज़ोर शासक था। इसके बाद गद्दी बलबन प्राप्त कर लेता है। तो आदम से मतलब जब आदमी की उत्पत्ति हुई प्राचीन काल से लेकर के आप कह सकते हैं 1259 तक का जो इतिहास है वो आपको इसमें मिल जाएगा, मिनहाजुस सिराज के द्वारा जो लिखा गया है। ओके, फिर यहाँ है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, इसका रचनाकार कौन है? ज़ियाउद्दीन बर्नी। ओके, तारीख़ फ़िरोज़ शाही राजनीतिक इतिहास से संबंधित है, जिसमें बलबन के राज्यारोहण यानी 1265 से लेकर के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रथम 6 वर्षों तक यानी 1357 ईस्वी तक का इतिहास है। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठता है? 1351 में। तो 1351 में 6 जोड़ेंगे तो 1357 हो जाएगा, और उस प्रारंभिक 6 वर्षों का इतिहास आपको इसमें मिल जाएगा। ओके, तो इतिहास कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? जब बलबन गद्दी पर बैठा तब से लेकर के यानी 1265 से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के प्रथम 6 वर्षों तक का जो इतिहास है वो आपको तारीख़ फ़िरोज़ शाही में मिल जाएगा। तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना ज़ियाउद्दीन बर्नी ने की थी, इतना आपको याद रखना है। फिर एक पुस्तक यहाँ पर आ जाती है क़िरानुस्सादैन, याद रखना क़िरानुस्सादैन। इस पुस्तक की रचना अमीर खुसरो ने की। अब यहाँ पर 3-4 पुस्तकें आएंगी बेसिकली जिसकी रचना अमीर खुसरो ही करेगा। ओके, खुसरो ने कैकूबाद के कहने पर 1289 ईस्वी में क़िरानुस्सादैन का मतलब 1289 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की थी। क़िरानुस्सादैन का शाब्दिक अर्थ है 2 नक्षत्रों का मिलन। ओके, क़िरानुस्सादैन का शाब्दिक अर्थ क्या है? 2 नक्षत्रों का मिलन। बेसिकली इसमें ये कैकूबाद जो है इसको समझ लीजिए, ये कैकू गुलाम वंश का एक शासक रहता है। ओके, मतलब लास्ट में बनता है जब बाबर का शासनकाल समाप्त होता है तो उस समय कैकूबाद शासक बनता है। ये भी कमज़ोर शासक था। तो ये कैकूबाद और इसका पिता था, मुझे पिता का नाम इसका याद नहीं आ रहा है। ओके, तो कैकूबाद और उसके पिता के बीच जो बातचीत हुई थी उसका मार्मिक वर्णन अमीर खुसरो ने इसमें किया है इस पुस्तक में। ओके,
कैकुबाद और कैकुबाद के पिता के बीच जो वार्तालाप हुई थी उसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। अगले पुस्तक यहाँ पर मिफ्ताह उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह, ये सब मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत हैं, ओके, याद रखना। इस ग्रंथ की रचना भी अमीर खुसरो ने ही की है। मैंने आपको वो वाली किरान नुस्खा-ए-दीन बताई थी, तो उसकी भी रचना अमीर खुसरो ने की। मिफ्ताह उल फुतूह की भी रचना अमीर खुसरो ने कब की थी? 1291 ईस्वी में। मिफ्ताह उल फुतूह का शाब्दिक अर्थ है विजयों की कुंजी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? विजयों की कुंजी। इसमें खिलजी ग्रंथ का खिलजी क्रांति का आंखों देखा वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ मैं आपको ज़रूर सतर्क कर दूंगा। खिलजी क्रांति, खिलजी क्रांति मतलब खिलजी वंश का, ओके। खिलजी क्रांति का मतलब होता है यहाँ पर खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का आंखों देखा वर्णन किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। किस पुस्तक में किया है? मिफ्ताह उल फुतूह में, जिसकी रचना 1291 में हुई। फिर यहाँ अगला आपका जो ग्रंथ है यह है खजाइन उल फुतूह। इस ग्रंथ की रचना भी अमीर खुसरो ने ही की है अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जब शासनकाल था तब अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ की रचना की थी, खजाइन उल फुतूह की। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन या फिर सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। कहीं कहीं लिखा होता है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन है, कहीं कहीं लिखा होता है सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। मैं इसको थोड़ा तेज़ी से पढ़ देता हूँ, बाकी इसमें सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नू सिपिहर, इस ग्रंथ की रचना भी अमीर खुसरो ने 1318 ईस्वी में की थी। इसमें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में खुसरो अपने आप को हिंद का तोता कहता है, ओके। अपने आप को हिंद का तोता अमीर खुसरो किस ग्रंथ में कहता है? नू सिपिहर में। इस ग्रंथ की रचना 1398 में की गई। किसके कहने पर, यानी कि किसके बारे में वर्णन है इसमें? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि खिलजी वंश का एक कमज़ोर शासक था। मैं आगे इसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। और इसमें अमीर खुसरो अपने आप को हिंद का तोता कहता है और भारत के बारे में वर्णन करता है, भारत की मतलब सुंदरता के बारे में वर्णन करता है, ओके। फिर यहाँ है तुगलकनामा। अब छोटे छोटे यहाँ पर हैं। तुगलकनामा की रचना गयासुद्दीन तुगलक के कहने पर अमीर खुसरो ने की थी। इस ग्रंथ की भी रचना 1320 में फ़ारसी भाषा में, ओके। यह ग्रंथ पद्य में है। पद्य में मतलब कविता टाइप में है। तो तुगलकनामा की रचना भी अमीर खुसरो ने ही की थी गयासुद्दीन तुगलक के कहने पर 1320 ईस्वी में फ़ारसी भाषा में। अमीर खुसरो की मैंने लगभग 5 या 4 बताई, देख लीजिएगा। आपको चाहे तो आप इकट्ठा लिख सकते हैं उनको, मैंने अलग अलग कर दिया। रेहला, ये कई बार पूछी गई है। इस ग्रंथ की रचना इब्न बतूता ने की थी। इब्न बतूता अफ्रीका का प्रसिद्ध यात्री था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में हिंदुस्तान में आया था, ओके। 1333 ईस्वी में यह हिंदुस्तान में आया था, भारत में आया था, और इसने भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी जिसको कहते हैं रेहला। अब देखिए, ये अफ्रीका का रहने वाला था, लेकिन अफ्रीका में किस देश का रहने वाला था ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। अफ्रीका में एक देश है जहाँ का निवासी था, वो कौन सा देश है, ओके। जैसे एशिया में कई देश हैं, भारत, चाइना, जापान, बहुत सारे देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं। तो अफ्रीका का तो रहने वाला था, लेकिन किस देश का रहने वाला था आपको बताना है। फिर यहाँ पर है फुतूहात ए फिरोज शाही। यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। बस फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, यानी कि इसको फिरोज शाह तुगलक ने ही लिखा है। फिर है फुतूह अस सलातीन, फुतूह अस सलातीन। तो इस ग्रंथ का लेखक एसामी है, एसामी। डॉक्टर आगा खां मेहंदी हुसैन ने इस ग्रंथ का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है। बस इतना ही लिखना है। फिर यहाँ है फवाद उल फुआद, एक ग्रंथ है, इसकी रचना अमीर हसन सिज्जी ने की है, ओके। तो मैंने अभी तक आपको थोड़ा सा पुस्तकों के बारे में बताया, ग्रंथों के बारे में बताया कि वहाँ से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, ओके। किसके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ विदेशी स्रोतों के बारे में जानते हैं। वो सारे तो भारतीय इतिहासकार थे, ओके, जो कि विदेशों से मतलब आए थे, लेकिन यहाँ सुल्तानों के साथ रह गए थे, भारतीयकरण हो गया था उनका एक प्रकार से, ओके। तो उनको भारतीय स्रोत कहा गया। अब यहाँ कुछ विदेशी स्रोत हैं जो यूरोप से आए थे, तुर्की से आए थे, अरब से आए थे, यहाँ पर कुछ का वर्णन किया गया, ओके। तो देखिए, मध्यकाल में भारत में अरब, चीन, यूनान, पर्सिया, तुर्की, यूरोप,
आदि देशों से, यहाँ आदि होगा, आदि देशों से अनेक यात्री आए। उन्होंने भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्थितियों के बारे में संस्मरण लिखे। संस्मरण मतलब कुछ उन्होंने लिखा। ओके, कुछ प्रमुख यात्री निम्नलिखित हैं। जैसे हम अगर कुछ यात्रियों की बात करें जो कि विदेशी थे, तो 1420 में इटली का यात्री आया था, निकोलो कोंटी नाम था। निकोलो कोंटी ये भारत आया और वह भारत में 1444 तक रहा। उसने अपने संस्करण में विजयनगर साम्राज्य के बारे में वर्णन किया। ओके, संस्मरण होगा यहाँ पर, संस्करण नहीं होगा, संस्मरण होगा। तो उसने अपने संस्मरण में विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा, निकोलो कोंटी, जो कि इटली का यात्री था। फिर यहाँ है पर्सिया का राजदूत अब्दुल रज्जाक, ये 1462 में विजयनगर साम्राज्य में आया था, तो उसने भी विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा। इटली का एक और यात्री था बार्थेमा, रूस का निकिटीन, पुर्तगाल का बारबोसा, ये भी विदेशी यात्री भारत में आए थे, उन्होंने भी भारत के विषय में लिखा। तो उनके संस्मरण से भी हमें भारत के विषय में जानकारी मिलती है कि उसमें भारत कैसा था। एक तुर्की यात्री था अली रैस, इसने 1553 से लेकर 1556 तक की भारत की स्थिति का विवरण लिखा है। ओके, फिर आगे जब हम मुग़ल काल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखते हैं कि भाई टॉमस रो आता है और कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के शासनकाल में, और कई यूरोपीय यात्री आते हैं। शाहजहां के शासनकाल में बर्नियर और ट्रे बर्नियर मुख्य यात्री आए थे। 17वीं शताब्दी में वेनिस से निकोलाओ मनुची नामक यात्री आया था और उसने एक अपनी पुस्तक लिखी, स्टारियो डी मोगोर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप एक दो बार पढ़िए, PDF आपको मिल ही जाएगा, तैयार हो जाएगा। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। और बाकी जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, जब जहांगीर पढ़ाऊँगा ना, तो वहाँ फिर से मैं आपको टॉमस रो, विलियम हॉकिंस पढ़ाऊँगा, तो वहाँ आपका वैसे तैयार हो जाएगा। यहाँ तो एक बेसिक तैयार कर रहा हूँ मैं। अब शाही फरमान की बात करते हैं। ये सब अभी साहित्यिक स्रोत ही हैं। ओके, तो मतलब कुछ आदेश जारी करते थे जो सुल्तान होते थे, तो उनको शाही फरमान कहा गया। अब आदेश या पत्र विभिन्न राजाओं के साथ हो सकता था या विभिन्न अपने अधिकारियों को जारी करते थे, उनके साथ हो सकता था। कभी कभी ये विदेश के राजाओं को पत्र लिखते थे व्यवहार के लिए। ओके, ये देखिए, मध्यकाल के सुल्तानों ने कई प्रकार के फरमान जारी किए तथा पत्र लिखे, जिससे मध्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। सुल्तान या फरमान तथा पत्र विदेशी राजाओं को या अपने अधिकारियों को लिखते थे। अधिकारियों को लिखे कि भाई ये काम है, जैसे आज मंत्री लोग लिखते हैं अपने छोटे अधिकारियों को, ऐसे उसमें जो राजा था यानी सुल्तान था वो अपने अधिकारियों को पत्र लिखता था, आदेश देता था। वही सारी चीज़ें हैं, तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो अभी तक हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत जाना, उसमें मैंने आपको पुस्तकों के नाम बताए, उनकी रचनाकार बताए। फिर या हम शाही फरमान की बात कर लें, पत्रों की बात कर लें, विदेशी स्रोतों की बात कर लें, तो उनसे भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में। अब यहाँ पर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे। ओके, कुछ भवन हैं, स्मारक हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, तो उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। कुछ अभिलेख मिलेंगे आपको पत्थरों पर लिखे हुए। ओके, तो पुरातात्विक स्रोत की जब हम बात करते हैं तो पुरातात्विक स्रोतों को हम निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला है स्मारक, ये पहला है स्मारक। अब देख लेते हैं स्मारक में हमें क्या क्या पता चलता है। देखिए, मध्यकाल में निर्मित भवनों, मूर्तियों एवं भग्नावशेष, भग्नावशेष मतलब जो टूटे फूटे अवशेष बचे हैं उनको भग्नावशेष बोलते हैं। तो भवन, मूर्ति एवं भग्नावशेष, भग्नावशेष से यहाँ पर होगा से, ओके, से तत्कालीन भारतीय समाज के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। द्रविड़ शैली में निर्मित कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। देखिए द्रविड़, अब ये क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है। 3 शैलियाँ होती हैं, विशेषकर भारत में जो मंदिर पाए जाते हैं उनमें 3 ही शैलियों का इस्तेमाल किया जाता है, या तो द्रविड़ शैली का, या नागर शैली का, या बेसर शैली का। तो दक्षिण में जितने भी मंदिर बने हैं सब के सब आप मान के चलिए द्रविड़ शैली में। तो एक कांचीपुरम कहाँ है, दक्षिण में है। तो दक्षिण में जो कैलाश मंदिर है, ये देखिए, ये कैलाश गुफा नहीं है, कैलाश मंदिर वाला जो अब महाराष्ट्र में है, ये दूसरा कैलाश मंदिर है। ओके, तो यहाँ पर ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। तंजावुर में राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया बृहदेश्वर मंदिर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तंजावुर में है। किसने बनवाया था, राजराज प्रथम ने बनवाया था। चोल सम्राट द्वारा बनवाए गए दक्षिण भारतीय मंदिरों की
कला पर प्रकाश डालते हैं। ओके, जो मंदिर बनाए गए थे इनसे हमें क्या मिलता है, क्या जानकारी मिलती है, उस समय कौन सी कला विकसित थी, स्थापत्य कला कैसी थी, मंदिर मस्जिद के डिज़ाइन कैसे बनते थे। ओके, चित्रकारी कैसी थी, क्योंकि मंदिरों में मस्जिदों में चित्रकारी की जाती थी, विभिन्न तरह के पत्थरों के डिज़ाइन बनाए जाते थे। तो सारी जानकारी हमें इन्हीं मंदिरों से या मस्जिदों से मिलती है। ओके, फिर है अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। आप जानते हैं किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, कुतुब मीनार आदि स्मारक गुलाम वंश के इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। इनसे हमें किसके बारे में जानकारी मिलता है, 2.5 दिन के झोपड़ा, कुतुब मीनार, इनसे हमें गुलाम वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय लेखक या उस समय जो सुल्तान थे उनकी क्या नीति रही होगी। ओके, क्योंकि ये अपनी नीतियों को कहीं कहीं अपने विचारों को लिखवा देते थे। कुरान की आयतें भी लिखी रहती थी। मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा आगे ताजमहल वगैरह, तो वहाँ पर कुरान की आयतें लिखी हुई मिलती हैं। अपने धर्म को ये बढ़ाने के लिए वहाँ पर आयतें लिखवा देते थे, बहुत सारी चीज़ें लिखवा देते थे। ओके, ये देखिए, बाबर, अकबर एवं जहांगीर अपने शासन के काल के दौरान अनेक इमारतों का निर्माण करवाया। ओके, इन्होंने, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया। हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये इमारतें तत्कालीन शासकों की रुचि, स्थापत्य एवं वास्तुकला पर प्रकाश डालती हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह सभी भग्नावशेष, इमारतें, स्मारक आदि सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब इनसे अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या प्राप्त होता है, सांस्कृतिक इतिहास। सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। किससे, स्मारकों से। अब स्मारक में आपके मस्जिद, मंदिर, भवन, इमारत सब कुछ आ जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं सिक्के और मुद्राएं। मध्यकालीन सुल्तानों ने अनेक सिक्के जारी किए, मुद्राएं जारी की। इन सिक्कों और मुद्राओं से मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मध्यकालीन सिक्कों से तत्कालीन सुल्तान व शासकों के समय की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। सिक्कों से तत्कालीन शासकों की धार्मिक स्थिति, कला, व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रकाश पड़ता है। अब भाई सिक्के या मुद्राएं, मान लीजिए किसी शासक ने सोने के सिक्के जारी किए, तो इसका मतलब उसका जो राज था फला फूला था, काफ़ी समृद्ध राज था। किसी ने तांबे के सिक्के जारी कर दिए, लोकल सिक्के जारी कर दिए, तो इसका मतलब उसके साम्राज्य में आर्थिक संकट था, मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, अर्थव्यवस्था नहीं सही थी, तो उसने कमज़ोर सिक्के जारी किया, यानी कि तांबे वगैरह के। तो उसके बारे में हमें आर्थिक जानकारी मिल जाती है कि उसमें आर्थिक स्थिति कैसी थी सुल्तान के शासनकाल में। ये जानकारी कहाँ से मिलती है, सिक्कों से ही मिलती है। ओके, तो ये हो गया। अब लास्ट बचता है अभिलेख। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख ही है। अगर हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानना है कि भाई मध्यकाल में दक्षिण भारत की स्थिति कैसी थी, तो हमें अभिलेखों के माध्यम से बहुत जानकारी मिल जाती है। अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, धातुपत्रों, स्तूपों एवं मंदिरों की दीवारों पर लिखे जाते थे। ये अभिलेख किस पर लिखे जाते थे, अभिलेख का मतलब इंस्क्रिप्शन, एक प्रकार की लेखनी होती थी। ओके, तो अभिलेख या तो शिलाओं यानी पत्थरों पर लिखे जाते थे, स्तंभ मतलब कोई खंभा है उस पर लिखा जाता था, धातुपत्र का मतलब कोई तांबे की प्लेट है, चादर है, उस पर लिख देते थे। स्तूप का मतलब कोई गुंबदनुमा स्तूप बनवाया जाता था, तो उसमें भी लिखवाया जाता था। मंदिर की दीवारों पर मैंने अभी आपको बताया था कि आयतें लिखवा दी जाती थी मस्जिदों पर, या मंदिर के दीवारों पर बहुत सारी चीज़ें, जानकारियाँ लिखी होती हैं। ओके, तो ये सारी जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से मिलती हैं। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट चैप्टर था आपको कि भाई मध्यकालीन इतिहास जानने का स्रोत, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ओके, कि कैसे आप जानेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जानकारी कैसे इकट्ठा करेंगे। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है हालांकि, क्योंकि इसमें तमाम तरह के राइटर हैं, ओके, विद्वान हैं, उनकी अनेक प्रकार की रचनाएं हैं, फिर उनमें रचनाओं में शासकों के शासनकाल के बारे में वर्णन किया गया, कब से कब तक। थोड़ा ये टॉपिक जो है बोझिल हो जाता है, हालांकि 2-3 बार पढ़ेंगे डेफिनेटली आपको ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। ओके, और अगला टॉपिक क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।